तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस, अलग अलग कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ओके, तो हम लोग ये देखेंगे ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, कब वैलिड नहीं होता है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब रो कांस्टेंट हो, रो वेरिएबल ना दिया हो, तभी ये फॉर्मूला डायरेक्ट वैलिड होता है। रो कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट हो रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, और साथ ही साथ इनके अलावा, ये तो है ही कंडीशंस, इनके अलावा क्या होना चाहिए कि करंट मस्ट फ्लोज, current must flows perpendicular to area of cross section। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके करंट परपेंडिकुलर फ्लो होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस हैं। रजिस्टिविटी कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, और करंट का फ्लो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तभी जाके ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी कंडीशन फेल होता है तो समझ लीजिए कि ये सवाल इंटीग्रेशन का होगा। ठीक है ना? तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए तभी अप्लाई कर सकेंगे आप जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए। जैसे जैसे मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया जाए, ये वही सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिससे हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो जाहिर सी बात है वहां तो अप्लाई होगा ही होगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई हो पा रहा है आपको फिर से दिखा दे रहा हूं मैं। यह एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का थ्रू आउट द लेंथ एल, जो भी इसका लेंथ एल है उस पूरे लेंथ एल तक रजिस्टिविटी रो यह कांस्टेंट दिया हुआ है। रजिस्टिविटी रो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक, रजिस्टिविटी रो कांस्टेंट दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि करंट एक एंड से लेफ्ट एंड से इंटर करेगा आई और राइट एंड से बाहर निकलेगा। तो जब करंट एक एंड से इंटर करेगा दूसरे एंड से बाहर निकलेगा, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हर जगह सेम है। यहां पर देखिए, चाहे आप सेंटर पॉइंट पर देखिए वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और चाहे आप राइट एंड पर देखिए वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो ऐसे केस में हम लोग यह बोलेंगे कि तीनों कंडीशन, यह पहला रो कांस्टेंट, एरिया यूनिफॉर्म, करंट परपेंडिकुलर टू एरिया, तीनों वैलिड है। तो ऐसे केस में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला रेजिस्टेंस का रो इंटू एल बाई ए। जब भी आप अप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो उसके लिए तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है ना? ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगे तभी यह फॉर्मूला वैलिड होगा। ओके, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यह देखेंगे कि कब यह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली और कब करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, यानी अलग अलग कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो पहला है, फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस of a uniform solid cylinder। रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, जो डायग्राम अभी पहले बनाया था मैंने कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, उसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यह निकालने की आवश्यकता है नहीं,
इसमें तो डायरेक्ट लग जाएगा ना। यह एक यूनिफॉर्म सिलेंडर अगर मान लीजिए इस तरह से है, जो कि पिछला डायग्राम बनाया था मैंने, वही सेम, वह समझाने के लिए बनाया था, अब याद करने के लिए कि एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका लेंथ L है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यूनिफॉर्म। अब करें, एक करंट जो है लेफ्ट हैंड से इंटर करेगा और राइट हैंड से बाहर निकलेगा। तो ऐसे केस में इसके रेजिस्टेंस को आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, यह फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसके कुछ और सेक्शंस देखे जाएं, जैसे मान लीजिए पहला पार्ट। अब मान लीजिए कि इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, इसी वायर को आप खींचे, इस वायर को खींचे सो दैट इसका लेंथ हो गया n टाइम्स। ओके, तो लिखिए इफ वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ वायर is stretched, if wire is stretched so that its length becomes n times, मान लीजिए ये केस लिया जाए, एक जैसे ऊपर दिख रहा है सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर जो हम लिए हैं वैसा ही वायर लिया, अब उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया सो दैट लेंथ बिकम्स n टाइम्स, उसका लेंथ हो गया n टाइम्स ज्यादा। ओके, तो हम लोग को अब नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा कि नए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही अप्लाई करेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आवश्यकता किसकी है, लेंथ की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो हम लोगों को लेंथ दिया है n टाइम्स हो गया। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं तो मैं लिखता हूं L2 बराबर n टाइम्स ऑफ L1, ये गिवन है ना, ये इक्वेशन 1 ये गिवन है कि नया लेंथ जो है वह पुराने लेंथ का n टाइम्स हो गया। अब लेकिन लेंथ तो पता चल गया, एरिया की भी आवश्यकता पड़ेगी यहां पर। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे क्या करके, वॉल्यूम कंजर्व करके। भाई अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम वही रहेगा, क्यों, मास वही रहेगा, डेंसिटी वही रहेगा, क्यों, लंबाई बड़ी हो गई, तो वॉल्यूम हम लोग कंजर्व करेंगे। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, एज A2 इंटू L2 बराबर A1 इंटू L1, ये लिख सकते हैं आप। लेकिन आप L2 को क्या लिख सकते हैं, आप L2 को गिवन क्या है, n टाइम्स L1, तो ये लिखेंगे जब आप तो क्या हो जाएगा, L1 L1 कटेगा और A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा A1 बाई n, ये मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है। ठीक, अब इन्हीं बातों को यूज करके हम लोग नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो नया रेजिस्टेंस क्या लिखता हूं, R2 में R2 लिख सकता हूं रो L2 बाई A2, ये नहीं हो जाएगा फॉर्मूला। अब रो तो रो है, L2 कितना दिया हुआ था, n टाइम्स L1। ठीक, और आपने A2 कितना निकाल लिया, A1 बाई n। ओके, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर इंटू रो L1 बाई A1। ओके, तो देयरफॉर R2 बराबर क्या आ जाएगा तब, n स्क्वायर और रो
इंटू L1/A1, ये जो टर्म लिखा हुआ है रो इंटू L1/A1, ये क्या हो जाएगा R1। ओके, यानी अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं सो दैट उसका लेंथ n टाइम्स हो जाए, अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं कि उसका लेंथ n टाइम्स हो जाए तो नया रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं? नया रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं अब इसी का बी पार्ट, जो पढ़े उसी का बी पार्ट, उसी का उल्टा करना है। अभी आप क्या किए थे कि वायर को स्ट्रेच कर दिए थे, वायर को इस तरह से स्ट्रेच कर दिए थे कि उसका लेंथ n टाइम्स हो गया था, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे कि वायर को ऐसे स्ट्रेच करेंगे कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/n टाइम्स हो जाए। जब किसी चीज को खींचते हैं आप, जैसे रबर है मान लीजिए, रबर को आपने जब खींचा तो पतला हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो जब रबर को आप खींचते हैं पतला हो जाता है ना? जैसे मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ, चलिए आपको। मान लीजिए कि यह एक सिलेंड्रिकल वायर है, ये आपने एक सिलेंड्रिकल वायर लिया, इसका रेजिस्टेंस हम लोग कहेंगे R1। ओके, इसका लेंथ लिख रहा हूं L1, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला लिख रहा हूं मैं A1, और इसके रेजिस्टेंस का लिख रहा हूं R1। ठीक है ना? तो R1 क्या लिख सकते हैं आप? R1 लिख सकते हैं आप रो इंटू L1/A1, क्योंकि यह तो सॉलिड सिलेंडर सिलेंडर टाइप का है, ये तो वायर है, वायर तो सॉलिड सिलेंडर टाइप का ना होगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? R बराबर रो L/A डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। अब इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया कि इस वायर को स्ट्रेच करिए, खींचिए, जैसे आप रबर खींचते हैं। तो इस वायर को जब स्ट्रेच किया आपने सो दैट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, वायर पतला हो गया। अगर वायर पतला हो गया, जब खींचेंगे पतला होगा तो लंबा भी होगा, है कि नहीं? अब हम लोग मान ये रहे हैं कि अब नए वायर की कंडीशन ये इस तरह से हो गई। ओके, इसका लेंथ हो गया L2, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिख रहा है आपको ये हो गया A2, और अब इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R2। ठीक, तो हम लोगों को R2 बराबर फाइंड आउट करना है। R2 कितना होगा फाइंड आउट करना है, किसके टर्म्स में? R1 के टर्म्स में। ठीक है ना? गिवन क्या है? ये तो हो गया क्वेश्चन। ओके, अब गिवन क्या है? इस सवाल में गिवन है कि कि A2 इज इक्वल टू A1/n, ये गिवन है ना? A2 इज इक्वल टू A1/n। एक्चुअली देखिए पिछला सवाल और ये सवाल सेम है, केवल लैंग्वेज का फर्क है। पिछले सवाल में क्या हुआ था? लेंथ हो गया n टाइम्स, क्यों? क्योंकि उसे स्ट्रेच किया गया था। इस बार क्या हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/n टाइम्स हो गया। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/n टाइम्स हो गया। तो कैसे किए थे पिछला सवाल? मान लीजिए कि एक रिवीजन क्वेश्चन है ये, तो पिछला सवाल कैसे किए थे हम लोग? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। ये तो गिवन हो गया। अब वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाए थे कैसे? A2 इंटू L2 बराबर A1 इंटू L1। ओके, A2 बराबर क्या दिया है? A1/n, तो L2 रहा अपनी जगह पर, इधर लिखेंगे अब A1 इंटू L1, A1 कट जाएगा और L2 बराबर क्या आ गया? n टाइम्स L1। अब देखिए ये पिछला क्वेश्चन ही हो गया ना, पिछले क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ था, ये तो पिछला क्वेश्चन ही हो गया। यही आपसे बोल रहा हूं मैं कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क है। ओके, तो जैसे आप पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। R2 बराबर क्या लिख सकते हैं आप? रो L2/A2। ओके, तो रो रहेगा, L2 की जगह क्या लिखेंगे आप? क्या फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 से? इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट कर लिया आपने n टाइम्स L1। ओके, और A2 बराबर ऑलरेडी गिवन है A1/n। ठीक, तो R2 बराबर क्या आ गया यहाँ पर? R2 बराबर आ गया n स्क्वायर इंटू रो
L1 बाई A1, ठीक है ना। अब रो इंटू L1 बाई A1 क्या है, ये देखिए, ये रो इंटू L1 बाई A1 क्या है, ये R1 है, ठीक है ना। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर R1। यानी आप किसी वायर को जब स्ट्रेच करते हैं सो दैट उसका लेंथ n टाइम्स हो जाए, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/n टाइम्स हो जाए, दोनों एक ही बात है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स, रेजिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। ओके, कौन से केस में, सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल वायर के केस में। तो इस तरह से सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल वायर है तो उसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, और भी देखते हैं कि कब कब ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा और कब नहीं लग पाएगा। तो अगला करते हैं, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ अ hollow cylinder, resistance of a hollow cylinder ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ठीक, हॉलो सिलेंडर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, जो भी स्पेलिंग है देखिएगा अपने आप। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार हॉलो सिलेंडर लेंगे। तो आप एक हॉलो सिलेंडर बनाइए, मान लीजिए, चलिए एक हॉलो सिलेंडर बना लिया, ये एक हॉलो सिलेंडर बना रहा हूं मैं, देखिए कैसे, एक हॉलो सिलेंडर है, ये मान लीजिए एक हॉलो सिलेंडर है। अब ये मटेरियल है सिलेंडर का, यह मटेरियल है, ठीक है ना, ये सिलेंडर का मटेरियल है, और ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा। ओके, क्या क्या गिवन होगा, गिवन होगा कि इसका लेंथ हो गया L। अब इसका लेंथ L जानने के बाद मान लीजिए कि यह इसका एक्सिस है, सिलेंडर का यह एक्सिस बना लिया, तो गिवन होगा इनर रेडियस R1, हॉलो है ना, तो इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2 गिवन होगा, ठीक। अब इस सिलेंडर में मान लीजिए करंट का फ्लो देखेंगे आप, तो करंट का फ्लो लेंथ के अलोंग भी हो सकता है, जैसे देखिए लेंथ के अलोंग भी हो सकता है या रेडियल डायरेक्शन में भी हो सकता है। जब लेंथ के अलोंग फ्लो होगा करंट तब अलग केस बन जाएगा, और जब रेडियल फ्लो होगा तब अलग केस बन जाएगा। यानी हम लोग को दोनों ही केसेस सॉल्व करने होंगे। इसको कर रहा हूं मैं ए पार्ट, ए पार्ट, इसको लिख रहा हूं मैं ए पार्ट, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा कि करंट लोग बहेंगे, लेंथ के लॉन्ग फ्लो हो रहा है, करंट इस तरह से फ्लो होगा, देखिए करंट लेंथ के लॉन्ग ऐसे करंट का फ्लो होगा, मटेरियल के अंदर से करंट का फ्लो लेंथ के लॉन्ग होगा। अब बताइए कंडीशंस हम लोग जो सोचे हैं वो यहां पर डायरेक्ट एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी नहीं वेरी कर रहा है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी वेरिएबल नहीं है, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के करंट परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा हो, तो ये भी देखिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है,
वर्टिकल और करंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के करंट फ्लो परपेंडिकुलर भी है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर दिख रहा है आपको, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, वही तो राइट साइड भी है, यहां भी तो वही है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म भी है, तो यहां पर डायरेक्ट लग जाएगा फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या इसने आप, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक, अब हम लोग को खाली ए फाइंड आउट करना है, तो ए लिखिए एज ए बराबर, कैसे निकलेगा ए, जो शेडेड एरिया दिखा रहा हूं ये वाला, ये शेडेड एरिया, यही तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये शेडेड एरिया कैसे आएगा, ये शेडेड एरिया, यही तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, लेफ्ट या राइट कहीं भी देखिए आप। तो कैसे आएगा ये आएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सही लिखा ना मैंने, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो बस हो गया। देयरफॉर रेजिस्टेंस R को क्या लिख सकते हैं आप, रो इंटू एल बाई ए। तो एल और ए की जगह रख दीजिए आप, ये ए की जगह रख दिया आपने पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन था, हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना था हॉलो सिलेंडर का। कब, जब करंट लेंथ के लॉन्ग फ्लो हो रहा हो तब, जब करंट लेंथ के लॉन्ग फ्लो हो रहा हो तो हम लोगों को इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हम लोगों ने क्या सोचा था कि करंट अब रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट किधर फ्लो होगा, रेडियल डायरेक्शन में। ओके, देखिए कैसे होगा यह, इसका बी पार्ट लिख दे रहा हूं मैं। इसका बी पार्ट है, हॉलो सिलेंडर का ही निकाल रहे हैं हम लोग अभी भी, लेकिन करंट अब रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है ना, जैसे देखिए वही हॉलो सिलेंडर दोबारा बना रहा हूं मैं, इसी हॉलो सिलेंडर को वापस से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ऐसे देखिए ये वर्टिकल ड्रॉ कर रहा हूं, मेरा मन तो कैसे भी रहे क्या फर्क पड़ता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है करंट के फ्लो में। आप किसी तार में अगर करंट फाइंड आउट कर रहे हैं 4 एम्पियर, तो उस तार को आप वर्टिकल रखिए चाहे हॉरिजॉन्टल रखिए, 4 एम्पियर का 4 एम्पियर ही करंट रहेगा। तो वही बोल रहा हूं, तो इसको मत सोचिए कि वर्टिकल क्यों बना रहा हूं मैं, जैसे आपका चॉइस हो वैसे बनाइए। ये हॉलो सिलेंडर वही है, ठीक है ना, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये मटेरियल है, ये वाला ये मटेरियल है। ठीक है ना, क्या क्या गिवन था, इनर रेडियस R1 और ये आउटर रेडियस, ये आउटर रेडियस R2 गिवन था, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2, लेंथ L। अब करंट का फ्लो रेडियल आउटवर्ड, ऐसे करंट का फ्लो है रेडियली आउटवर्ड। पिछले सवाल में करंट का फ्लो कैसे था, लेंथ के लॉन्ग, इस बार करंट का फ्लो कैसे है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है ना, करंट ऐसे रेडियली आउटवर्ड ऐसे फ्लो हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड। तो हम लोगों को इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रजिस्टिविटी कांस्टेंट, इस बार भी रजिस्टिविटी कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मान लीजिए आप किसी भी सवाल को करने से पहले सबसे पहले आप चेक करिए कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए डायरेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि रजिस्टिविटी कांस्टेंट है कि नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह जहां जहां करंट गया है कंडक्टर के थ्रू, हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है कि नहीं है, और करंट का फ्लो एरिया के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो यह सब बातें जानने के लिए मान लीजिए आप इस कंडक्टर को देखिए बिलो से या टॉप से, कहीं से भी देखिए, तो क्या दिखाई देगा आपको, एक छोटा सा सर्किल, ये वाला, ये छोटा सर्किल ये दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, उसके बाहर घेरता हुआ बड़ा सर्किल यह दिखाई देगा आपको, ये आउटर रेडियस दिखाई देगा आपको, ये बाहर वाला सर्किल। ठीक है ना, ओके,
ये इसका एक्सिस होगा, इनर रेडियस क्या था r1, आउटर रेडियस क्या था यह r2, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, ये इसका मटेरियल था, है कि नहीं, ये इसका मटेरियल था। ठीक, करंट का फ्लो कैसे था, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे करंट का फ्लो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड था, रेडियल डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, रेडियली आउटवर्ड ऐसे। ठीक, अब आप देखिए, बताइए, जब करंट इनर सरफेस को पार कर रहा है, ये अंदर वाले r1 रेडियस वाले को, जब करंट इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है तो कौन सा एरिया पार कर रहा है, ये यहां पहला डायग्राम देखिए, पहले डायग्राम में करंट इस पूरे एरिया को पार कर रहा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा, ये वाला, ये जो अंदर के सिलेंडर का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, करंट उसको क्रॉस करके बाहर जा रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बोलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना, 2 पाई आर एल, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल। अब 2 पाई आर एल में आर क्या है, रेडियस है, तो अंदर वाला रेडियस कितना r1, अब बाहर वाला रेडियस कितना r2, रेडियस बदल रहा है, अंदर का रेडियस r1 है, बाहर का रेडियस r2 है, रेडियस बदल रहा है, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर वेरी करेगा तो क्लियरली आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे। अब ये सवाल होगा इंटीग्रेशन का, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक कोएक्सियल सिलेंडर बनाएंगे, एलिमेंट मानेंगे ना, उसके लिए हम लोग एलिमेंट बनाएंगे, कोएक्सियल सिलेंडर बनाएंगे, इस तरह से एलिमेंट मानेंगे, ऐसा एलिमेंट मानिए जिसका रेडियस, ऐसा एलिमेंट जिसका रेडियस आप मान लीजिए x है और इसका विड्थ dx है, ठीक है ना, ये रेडियस, ये वाला रेडियस आप मान लीजिए x है और इसका ये विड्थ, यानी ये वाला ये विड्थ dx है, इसका रेजिस्टेंस लो निकाल लेंगे इतने हिस्से का, इसका रेजिस्टेंस निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यही करने वाला हूं मैं, ये जो कोएक्सियल सिलेंडर मैंने अभी एलिमेंट माना, इसी का रेजिस्टेंस निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना, तो लिख रहा हूं मैं इधर सोल्यूशन में, अब dr इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगेगा, एलिमेंट के लिए तो लग ही जाएगा फॉर्मूला, तो dr इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये एलिमेंटल सिलेंडर के लिए तो लग ही जाएगा ना, तो एलिमेंट के लिए तो लग ही जाएगा। अब बताइए, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए में l क्या था, यही बहुत खास बात है। अब फिर वही बात है, प्रीवियस पेज होता तो आपको दिखा देता मैं, लेकिन l होता क्या है, l होता क्या है, कोई भी डायग्राम देख के याद करिए, मैं बैक नहीं जा सकता हूं, मैं बैक नहीं जा सकता हूं, आप, मैं पीछे नहीं जा सकता हूं, आप किसी भी डायग्राम को देख के याद करिए, मैं कैसे रिवाइंड करूंगा। एल होता है कंडक्टर को पार करने के लिए करंट कितना लेंथ ट्रेवल किया है, ठीक है ना, कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए करंट को कितना चलना पड़ा है, देख लीजिएगा आप। तो बताइए, जो एलिमेंट बने हैं, डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला, ये डायग्राम देखिए, जब ये डायग्राम आप देख रहे हैं तो रेडियल करंट जा रहा है, देखिए ऐसे, ये रेडियल करंट जा रहा है ना, रेडियल करंट जा रहा है, तो जब रेडियल करंट ऐसे जा रहा है तो इस एलिमेंट को पार करने के लिए करंट यहां से लेकर यहां तक गया, यही ना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस इतना, करंट ये डिस्टेंस इतना चला, यहां भी दिखा रहा हूं, ये करंट इतना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस क्या है, dl, सॉरी dx, है ना, तो लेंथ कितना ट्रेवल किया करंट ने इस कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए, dx, तो r इज इक्वल टू रो एल बाई ए में l हो जाएगा dx, ठीक है ना, l की जगह क्या लिख दिया हम लोगों ने, l की जगह लिख दिया dx, ओके, l की जगह क्या लिखना है, dx। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या था, 2 पाई x इंटू एल, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, बस जस्ट इंटीग्रेट करिए अब तो r का वैल्यू आ रहा है
रो अपॉन 2 पाई एल, रो अपॉन 2 पाई एल, रो अपॉन 2 पाई एल, ये लिया मैंने बाहर, ये वेरिएबल नहीं है, तो रो अपॉन 2 पाई एल बाहर लिया। क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर? dx बाई एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा है? dx बाई एक्स। ओके, लिमिट कहां से कहां तक? R1 से लेकर R2 तक। इंटीग्रेशन भी आसान है, तुरंत ही इंटीग्रेट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बताइए, R का वैल्यू क्या आ गया? रो अपॉन 2 पाई एल, रो अपॉन 2 पाई एल लॉग, नेचुरल लॉग है यह, क्या बनेगा? R2 बाई R1। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, यही सब न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है ना, यही सब न्यूमेरिकल्स हैं, बाद में नहीं कहिएगा न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं, ये सब न्यूमेरिकल्स ही हैं। जैसे पहले हम लोगों ने क्या किया, किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए कि लेंथ n टाइम्स हो जाए, तो रेजिस्टेंस कितना गुना, है ना। ये सब हॉलो सिलेंडर का रेजिस्टेंस कितना होता है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर व्हेन करंट फ्लोज अलोंग लेंथ। अगला सवाल, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर व्हेन करंट फ्लोज अलोंग रेडियल डायरेक्शन। दोनों कर चुके, तो ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। ये मत कहिएगा बाद में न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं मैं, ये सब न्यूमेरिकल्स ही हैं। अगला सवाल है, रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर। ओके, तो हम लोग करेंगे अगला सवाल, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है ना। अब जब कभी भी आप रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का निकालते हैं, तो जैसे इससे पहले ही आपने क्वेश्चन में देखा, इसके पहले आपने क्वेश्चन में देखा कि हॉलो सिलेंडर ही है, लेकिन हॉलो सिलेंडर में अगर करंट जा रहा है लेंथ के लॉन्ग, तो रेजिस्टेंस अलग आया था। क्या आया था रेजिस्टेंस? बताइए क्या आया था रेजिस्टेंस? अभी थोड़ी पहले हमने सॉल्व किया था, तो रेजिस्टेंस आया था रो एल अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और वही हॉलो सिलेंडर ही रहे। अगला सवाल उसके बाद, इसके जस्ट पहले वाला सवाल, वही हॉलो सिलेंडर ही रहे, लेकिन अब करंट जाने लगे रेडियल डायरेक्शन में, तो उसी हॉलो सिलेंडर का अब रेजिस्टेंस अलग आया था। अब इसके पहले जो निकाला था, R इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल लॉग R2 बाई R1। इसी तरह से अब समझ गए होंगे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब करंट कैसे जा रहा है यह गिवन हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर यह डिस्क्राइब कर रहा हूं कि करंट फ्लो कैसे है। ठीक है ना, तो गिवन होगा यह क्वेश्चन में कि करंट व्हेन करंट फ्लोज रेडियली, करंट रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो करंट जब रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तब हम लोगों को हॉलो स्फीयर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बना देता हूं उसका मैं। डायग्राम देखिए यह बन गया, हॉलो स्फीयर है, तो यह इनर रेडियस बना लीजिए, आउटर रेडियस बना लीजिए। यह हॉलो स्फीयर हो गया, ये इसका सेंटर है, इनर रेडियस मान लीजिए R1, आउटर रेडियस मान लीजिए R2। ये इसका पूरा मटेरियल है। ठीक है ना, ये मटेरियल है। अगर ये मटेरियल है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट किधर फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा रेडियल डायरेक्शन में। ओके, करंट फ्लो होगा रेडियल डायरेक्शन में, ऐसे करंट रेडियल जा रहा है ऐसे।
तो ऐसे केस में हम लोगों को इस हॉलो स्फीयर का निकालना है रेजिस्टेंस। करंट रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है। अब बताइए, करंट स्फेरिकल एरिया पार करके जा रहा है ना? करंट स्फेरिकल एरिया पार करके जा रहा है, तो अंदर वाला, ये जो अंदर वाला स्फेरिकल एरिया, इनर स्फेरिकल एरिया, स्फेरिकल एरिया कितना होता है? स्फेरिकल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अंदर वाला स्फेरिकल एरिया हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर। और जब यही करंट बाहर पहुंचा तब स्फेरिकल एरिया क्या हुआ? 4 पाई R2 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 पाई R1 स्क्वायर पहले था और बाद में हो गया 4 पाई R2 स्क्वायर। तो साफ बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, यानी यह सवाल भी इंटीग्रेशन का है। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे आप? एलिमेंट मानेंगे, हॉलो शेल। हॉलो शेल मानेंगे इस तरह से, एक्स रेडियस का हॉलो शेल बना रहा हूं मैं, एक एक्स रेडियस का। ठीक है, तो हॉलो शेल ड्रॉ कर रहा हूं मैं एक्स रेडियस का इस तरह से। ऐसा हॉलो शेल बना रहा हूं जिसका रेडियस एक्स है और इसका विड्थ मैं लिखूंगा dx। ठीक है ना? इसका विड्थ, ये वाला विड्थ, ये तो हॉलो शेल है जिसका रेडियस एक्स है और इसका विड्थ, ये इसका विड्थ मान लीजिए dx है। ठीक है ना? ये रहा x और इसका विड्थ रहा dx। ये एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो स्फीयर आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे हम लोग? dr बराबर, एलिमेंट के लिए तो फंडामेंटल फॉर्मूला लग ही आता है, रो एल बाई ए। अब आपको एल और ए में ध्यान देना होगा बार बार, फिर आपको सिखा रहा हूं मैं। जब आप लिखते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो एल क्या होता है? एल वह लेंथ होता है जो करंट ट्रेवल करेगा रेजिस्टेंस को पार करने के लिए, कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए। कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए जो करंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही हम लोग एल लिखते हैं। तो ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है? देखिए ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, करंट फ्लो रहा है रेडियल डायरेक्शन में, करंट ऐसे रेडियल जा रहा है। ठीक है ना? जब करंट ऐसे रेडियल जा रहा है इस तरह से, ऐसे, तो कंडक्टर, ये जो शेल बनाए हैं आप, इसको पार करने के लिए इनर सरफेस से आउटर सरफेस, ये पार करने के लिए कितना डिस्टेंस चला? ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये वाला यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस कितना हुआ? dx। ये तो माने हैं आप। तो रो एल बाई ए में एल हो गया क्या? dx, है ना? और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो लोग बहुत बार बोल चुके, स्फेरिकल एरिया क्या होता है? स्फेरिकल एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक, बस इंटीग्रेट करिए, आंसर आ गया। कितना इजी है ना? बस बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। तो रो अपॉन 4 पाई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? dx बाई एक्स स्क्वायर, ये बचा। अब x क्या है? x क्या है? देखिए डायग्राम, x क्या माने हैं आप? x माने ये रेडियस। ठीक है ना? x ये रेडियस माने हैं, तो लिमिट क्या होगा? इनर रेडियस R1 से आउटर रेडियस R2 तक। ठीक है ना? इनर रेडियस R1 से आउटर रेडियस R2 तक हो जाएगा लिमिट। ठीक, इंटीग्रेशन भी कितना इजी है, इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है ना। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं आप? -1 बाई एक्स। तो ये हो गया रो बाई 4 पाई, रो बाई 4 पाई, ये तो था ही था, रो बाई 4 पाई ये तो था ही था। इंटीग्रेशन क्या आया इसका? -1 बाई एक्स। ठीक, लिमिट क्या लगाना है? R1 से R2, लिमिट रख के सॉल्व कर लीजिए, जल्दी सॉल्व करिए। पूरा सॉल्व। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? फाइनल आंसर आना चाहिए R इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई, ये तो था ही, लिमिट रख के सॉल्व किए तो क्या आया होगा
R1 R2 नीचे रहा होगा और ऊपर क्या आया R2 माइनस R1, यही ना आया, चेक करना, ठीक है ना, चेक करिएगा, कैलकुलेशन चेक करिएगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस किसका, हॉलो स्फीयर का, कब, जब करंट रेडियल जाए तब, ठीक, ओके। तो चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे, ऐसी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लोग करते रहेंगे, डेरिवेशन करते रहिएगा और डेरिवेशन एक आध बार अपने आप भी करिएगा देख देख के, ठीक है ना, डेरिवेशन देख के अपने आप भी करिएगा, ओके।